नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट की तैयारी के 7वें सप्ताह के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी के उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे जिनकी तैयारी हमें इस सप्ताह में करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का जो अनुच्छेद है वह है 426। इसके अंतर्गत हमारे जो लर्निंग आउटकम कवर हो रहे हैं वे हैं 312, 406, 506, 608 और 609। इसके अलावा 712 और 808 भी इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं। ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर जो है हम इसमें से छांटने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या है, गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज एक सुंदर पक्षी है। इसका सिर काला और शेष शरीर पूंछ तक दूध की तरह सफेद होता है। बुलबुल की तरह कलगी होने से इसे शाही बुलबुल और हुसैनी बुलबुल भी कहते हैं। यह लगभग सारे भारत में पाया जाता है। यह लगातार भ्रमण करते हुए लंबी और तेज उड़ान भर सकता है। दूधराज घने पतझड़ी वनों, बांस वनों और कम घने वनों के छायादार भागों में रहना पसंद करता है। यह सदा पेड़ों पर रहने वाला चंचल पक्षी है। दूधराज कलाबाजी करते हुए हवा में उड़ते कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को चोंच में दबाकर अपने स्थान पर आ जाता है। मैदानी भागों में इनका प्रजनन काल फरवरी माह होता है। घोंसला नर की मदद से मादा दूधराज बनाती है। यह घास फूस, पेड़ की छाल, पतली टहनियों, पत्तियों, रेशों, जड़ों, काई आदि से दो डालियों के बीच में बनाया जाता है। घोंसला मकड़ी का जाला लगाकर मुलायम किया जाता है। अब देखिए, ये हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें इसी गद्यांश में से, इसी अनुच्छेद में से हमें ढूंढना है। पहला प्रश्न है, दूधराज की पूंछ का रंग कैसा होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए काला, बी सफेद, सी पीला और डी नीला। देखिए, इसके लिए हमें इसे पढ़ना होगा। गद्यांश को हम देख रहे हैं कि इसका सिर काला होता है और शेष शरीर पूंछ तक दूध की तरह सफेद होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सिर को छोड़ करके उसके शरीर का बाकी जो हिस्सा है पूंछ तक वह सफेद है, यानी उसमें पूंछ भी शामिल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूंछ जो है वह सफेद रंग की है, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? ए मोर, बी तोता, सी दूधराज, डी बुलबुल। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो यहाँ पहला जो वाक्य है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज है ना। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? दूधराज है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। मोर जो होता है यह राष्ट्रीय पक्षी होता है, ठीक है ना। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह है दूधराज। प्रश्न 3, दूधराज अपना शिकार करता है। ए पेड़ों पर, बी हवा में, सी पानी में, डी जमीन पर। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं है ना, तो यहां पर आता है कि जो दूधराज है वह कलाबाजी करते हुए
हवा में उड़ते कीड़ों मकोड़ों और मक्खियों को अपनी चोंच में दबा लेता है, यानी उनका शिकार करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, हवा में। अगला प्रश्न है, मैदानी भागों में दूधराज का प्रजनन काल कब होता है? ए मार्च में, बी जनवरी में, सी फरवरी में, डी दिसंबर में। तो देखिए इसके लिए हमें यहां देखना होगा कि मैदानी भागों में इनका प्रजनन काल फरवरी माह में होता है। ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस गद्यांश के अंतर्गत मिलने वाले हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें, है ना। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, फरवरी में। यानी मैदानी भागों में दूधराज का जो प्रजनन काल होता है वह फरवरी माह में होता है। प्रश्न क्रमांक 5, दूधराज तेज उड़ान भर सकता है, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें गद्यांश में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रश्न व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो हम यह देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। यानी ऐसा शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दूधराज तेज उड़ान भर सकता है। कैसे उड़ान भर सकता है? तेज। तो तेज शब्द जो है यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया क्या है? क्रिया है उड़ान भरना, है ना। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का हमें बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है ना। और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द कहलाता है क्रिया विशेषण। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दूधराज क्या है? ये तो संज्ञा है ना। उड़ान भरना क्या है? क्रिया है। और तेज शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तेज। ठीक है। अब अगला जो गद्यांश हमारा है वह है गद्यांश क्रमांक 456। इसके अंतर्गत आपको एक पोस्टर दिया गया है और पोस्टर के अंतर्गत कुछ सूचनाएं आपको दी गई हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, है ना। ये पोस्टर को जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें इसके से संबंधित जो प्रश्न हैं उसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए ये जो चित्र है, पोस्टर है, ये एक मेला का है और मेले का स्थान है दशहरा मैदान। ठीक है। अब मेले के अंतर्गत मिठाई दुकान है, ये मिठाई वाला है, ये झूला है, शौचालय है, कपड़े की दुकान है, ये भी झूला है, ये पुलिस सहायता केंद्र है, ये खिलौने की दुकान है, यहाँ पर प्याऊ है, ये बर्तन की दुकान है, ये फिरकी वाला है ना, गुब्बारे वाला, और फिर यहाँ पर शौचालय। मेले का समय है वह है प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और मेले की अवधि है 14 मार्च से 18 मार्च तक। अब ये सूचनाएं हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं, देख ली हैं। अब इसके आधार पर आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने हैं। अब मेले में जो दुकानें हैं उनका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है कि गुब्बारे की कीमत कितनी है? 5 रुपए में एक, यानी एक गुब्बारे की कीमत 5 रुपया। खिलौने की दुकान, इसके अंतर्गत प्रत्येक खिलौना 20 रुपया, है ना। कोई सा भी खिलौना आप लेंगे उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 20 रुपया। मिठाई की दुकान पर आपको मिलेगा समोसा, जलेबी, है ना। तो समोसा की जो कीमत है वो 10 रुपया है, जलेबी 10 रुपए की 50 ग्राम है। ठीक है। फिरकी, फिरकी की कीमत है 10 रुपए में एक, यानी एक फिरकी की कीमत 10 रुपया। उसके बाद में झूले की टिकट 30 रुपया, है ना। ये झूला झूलना है तो आपको 30 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर कुछ उसका विवरण दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का आता है। तो पहला प्रश्न है, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि मिठाई की दुकान पर समोसा कितने रुपए का है। विकल्प 4 दिए गए हैं। ए 20 रुपए, बी 5 रुपए, सी 15 रुपए और डी 10 रुपए।
तब देखिए कि समोसा कितने रुपए का है ना, ये हमें बताना है। तो हमें देखेंगे कि ये जो सूचना है इसके अंतर्गत समोसा 10 रुपए का है, ठीक है ना। तो यहां पर विकल्प डी उत्तर सही होगा, 10 रुपया, है ना। यानी प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर क्या होगा, 10 रुपया। प्रश्न क्रमांक 2, मेला किस स्थान पर लगाया गया है? ए खेल के मैदान में, बी दशहरा मैदान में, सी पंचायत के मैदान में, डी स्कूल के मैदान में। तो देखिए मेला कहां पर लगाया गया है, हमने देखा था कि मेले का जो स्थान है वह है दशहरा मैदान, ठीक है ना। कौन सा स्थान है, दशहरा मैदान है। तो यहां पर विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, 20 रुपए में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान कौन सी है? 20 रुपए में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान कौन सी है? ए कपड़े की दुकान, बी जूते की दुकान, सी बर्तन की दुकान, डी खिलौने की दुकान। तो देखिए हमने अभी देखा था विवरण में कि खिलौने की दुकान पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक खिलौना 20 रुपए का, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, खिलौने की दुकान। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, गुब्बारे वाला कहां खड़ा है? ए शौचालय के पास, बी प्याऊ के पास, सी अस्पताल के पास और डी खिलौने की दुकान के पास। तो इसके लिए हमें क्या है, यह जो पोस्टर दिया गया है वो देखना होगा कि भैया गुब्बारे वाला कहां खड़ा है। ये पोस्टर है, इसके अंदर चित्र दिए गए हैं और देख रहे हैं ये है गुब्बारा वाला और ये शौचालय के पास खड़ा है, ठीक है ना। तो यहां पर सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प ए शौचालय के पास। यानी गुब्बारे वाला जो है वह शौचालय के पास खड़ा है। प्रश्न क्रमांक 5, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि झूले का टिकट शुल्क किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है? ए समोसा और गुब्बारा, बी फिरकी और समोसा, सी खिलौने और फिरकी, डी जलेबी और गुब्बारा। तो देखिए हमें यहां दो चीज देखनी है कि झूले का टिकट कितने रुपए का है, ठीक है ना, और फिर देखना है दो वस्तुएं और उनकी कीमत जो कि इस टिकट शुल्क के बराबर है, ठीक है। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं कि टिकट की कीमत कितनी है। तो झूले की टिकट की कीमत कितनी है, 30 रुपया है ना। अब 30 रुपया किसके बराबर है, हम देख रहे हैं, देखिए एक तो खिलौना और दूसरा क्या हो गया, समोसा, है ना, या फिर फिरकी, यानी या तो खिलौना लेंगे और एक फिरकी लेंगे या खिलौना और समोसा। तो जो ऑप्शन में होगा हमें देखना है, ठीक है ना। तो खिलौना 20 रुपए का है और फिरकी 10 रुपए की है। तो यहां पर हम देखते हैं कि फिरकी और खिलौना, ठीक है ना, खिलौना 20 रुपए का और फिरकी 10 रुपए की। इस प्रकार से ये हो गया 30 रुपया और झूले की टिकट का शुल्क कितना है, 30 रुपया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें इसे रटना नहीं है ना, समझना है और बार बार जैसे प्रश्न आता है फिर उसके बाद हम गद्यांश देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिल सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने के बाद फिर उसको प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर गद्यांश देखेंगे कि इसका उत्तर हमें कहाँ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।